मिलता है? श्रीकांत के 2 बच्चे हैं, दोनों के लिए उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। बोथ ऑफ हिज सन आर गोइंग टू स्कूल, दोनों पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ना पहली बात तो आप कौन सा वाला देख रहे हो, क्योंकि ये दोनों आंसर्स अलग अलग हैं। 2 इसलिए करे हैं क्योंकि 2 टैक्स स्ट्रक्चर होता है। ये पूरी बुक के अंदर जहां पर भी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 बीएसी लिखा है ना, उसको अभी आपको इग्नोर करना है, वो अभी हमें नहीं करनी है। अभी हम पुराना वाला पढ़ रहे हैं, ये वाला जो ओल्ड रिजीम है। नई रिजीम के अंदर 115 बीएसी के अंदर देखो क्या होता है ना, 115 बीएसी है जैसे। अब ये क्या है, ये एक न्यू टैक्स स्ट्रक्चर है। करंटली इंडिया में 2 तरीके से टैक्स पे करते हो आप, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर चल रहे हैं टैक्स के। 2 स्ट्रक्चर किन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं? एक तो है ओल्ड और एक है न्यू, जिसको डिफॉल्ट बोलते हैं। और ये न्यू डिफॉल्ट होता है 115 बीएसी सेक्शन के अंदर है। ये 115 बीएसी से ये न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल करी है उस सेक्शन से। जितना भी ओल्ड का इनकम टैक्स हम पढ़ेंगे ना, वो एज इट इज इधर सेम है। जो हम सैलरी पढ़ रहे हैं वो सैलरी हेड उधर सेम है। बस शर्त इतनी सी है कि अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट करते हो तो आपको कुछ कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते, जैसे ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो अभी आपको 115 बीएसी नहीं देखना, क्योंकि ये हम कब देखेंगे? जब हमारा ओल्ड वाला पूरा हो जाएगा। पहले हमको 115 बीएसी करने के लिए इनकम टैक्स आना जरूरी है, ठीक है। तो जिस भी आंसर में ये वाला पार्ट है ना, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएसी, उसको अभी आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। मैम हाँ मैम लेकिन अब तो मैंडेटरी अब भी आएगा हाँ, तो कि मैंडेटरी है, तभी तो मैंने डिफॉल्ट बोला उसको। अच्छा, तो अब ऐसे थोड़ी आएगा ऑप्टेड होल्स और ये सब लिखा वो हुआ। अगली बार से लगेगा, वो अभी आपके अटेम्प्ट से नहीं लगेगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर। नेक्स्ट अटेम्प्ट से लगेगा। दिसंबर से अगर इंस्टीट्यूट एप्लीकेबल करेगा तो उसके लिए सीएमए इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन देगा। 6 महीने पहले के एप्लीकेबल होते हैं, तो वो ये वाले चेंजेस एप्लीकेबल करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो सीएमए इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन देगा। केवल अमेंडमेंट्स, चेंजेस ओनली, ठीक है। इसीलिए अभी मैं आपको वो टैक्स पढ़ा रही हूं जो सेम है। फिर लास्ट में जाकर के एक होती है अमेंडमेंट की क्लास, जिसमें जो चेंजेस आप पे एप्लीकेबल होंगे ना दिसंबर के लिए। जून वालों के लिए तो यही है, जून वालों के लिए कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये समझ आया आपको, 115 बीएससी वाला नहीं करना काम अभी। हाँ हाँ, बता। इसके नीचे वाला क्वेश्चन या इसी क्वेश्चन में? ये ठीक है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देखो आपको कितनी मिली है। कंप्यूट इज टैक्सेबल, इसने डायरेक्टली टैक्सेबल निकाल दिया। 150 मिली थी, बड़े वाले बेटे के लिए 150 मिली थी ना। 100 एग्जेम्प्ट है, 100 रुपी पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों तक तो एग्जेम्प्ट है ही ना। तो 150 मिली थी, 100 एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितनी हो गई? 50। भाई देखो, फर्स्ट चाइल्ड को इसने प्रेजेंटेशन अलग करी है, आप प्रेजेंटेशन अलग कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऐसे कर दो, 150 प्लस 70 इंटू 12, ये करो, और माइनस एग्जेम्पशन कर दो 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। लेकिन वो मिलेगी इसको 170, 170 होगी, क्योंकि इसकी 150, तो इधर से 100 आ जाएगा, और दूसरे को तो केवल 70 ही मिल रहा है। इसके लिए पूरा 100 नहीं लेंगे, इसके लिए हाँ 170 दोनों बच्चों के लिए हो गई, सॉरी 170 आपके दोनों चिल्ड्रन के लिए हो गई। नहीं समझे?
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फर्स्ट चाइल्ड की आपको रिसीव हो रही है 170, एक महीने की 170 हो रही थी, 150, 50, ये लो, ठीक है। अब सेकेंड चाइल्ड की आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव हो रही है 70, तो ये तो टोटल आ गया। टोटल कितना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रही है, इसमें से माइनस करेंगे कितना अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट कितना होता है, मैक्सिमम 100 पर चाइल्ड। तो इधर पहले चाइल्ड के लिए आपको 150 मिल रही है अलाउंस, कितना एग्जेम्प्ट होगा पहले के लिए 100। दूसरे को अलाउंस ही कितनी मिल रही है 70, तो इसके लिए 100 एग्जेम्प्ट थोड़े ना कर देंगे, मैक्सिमम 70 एग्जेम्प्ट होगा इसके लिए। ये आपकी टोटल एग्जेम्पशन आ गई और टैक्सेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी इससे। अब इसने क्या प्रेजेंट कर रखा है, इसने डायरेक्टली कर रखा है काम। हाँ नहीं, 100 रुपी पर मंथ पर चाइल्ड है मैक्सिमम, पर चाइल्ड मैक्सिमम 100 है, पर चाइल्ड मैक्सिमम 100 रुपीज है, ठीक है, समझ आया। अब इसने क्या प्रेजेंटेशन कर रखी है, इसने डायरेक्ट कर रखा है भाई 150 रुपया मिल रहा है, 150 में से एग्जेम्प्ट कितना होगा 100 इंटू 12, दूसरे के लिए 70 रुपया, पूरा का पूरा 70 एग्जेम्प्ट इंटू 12, तो डायरेक्टली टैक्सेबल निकाल रखा है इसने। वो आप कैसे भी प्रेजेंटेशन करो, बात तो एक ही है। ठीक है, कहां पर आएगा 600, देखो इसका टोटल आ गया, दूसरे वाले का टोटल आपका आएगा 840, ठीक है। तो टोटल आपको अलाउंस जो मिल रही है, टोटल आपको अलाउंस मिल रही है 2640 की। अब आपका एग्जेम्प्ट कितना होगा 100 तो उसका और 70 उसका, ठीक, एग्जेम्प्ट होगा 2040, रिमेनिंग अलाउंस आपकी टैक्सेबल हो गई। आ गया, ठीक है। इसने भी तो डायरेक्टली बस ये इधर यही तो कर रखा है। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, हो गया, चलिए नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अब, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सैलरी में जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है स्टूडेंट्स को, परक्यूजिट। हाँ, लास्ट अब आपका सैलरी चैप्टर एक हफ्ते का और है बस, मैक्स। परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स, पर्क्स, नाम कैसा भी हो प्यार से बोलो ना, पर्क्स, पर्क्स, हाँ बोलना ही नहीं, बात ही नहीं करनी इससे। अरे तुम्हारा तबादला कैसे हो गया है? चलिए देखो, परक्यूजिट्स का मतलब क्या होता है, आपको आपकी कंपनी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, ये आपको सैलरी में ऐड होकर के नहीं मिलता है। अलाउंसेस तो आपको सैलरी में ऐड होकर के मिलती थी, परक्यूजिट्स होते हैं बेनिफिट कंपनी जो देती है। जैसे कंपनी के पास ना दो ऑप्शन होते हैं, एक तो कंपनी आपको रेंट दे दे सैलरी में ऐड करके, जितना भी आपका बेसिक पे है
उसमें आपको सपोज 3,000, 4,000, 5,000 जितना भी है उतना एक्स्ट्रा अमाउंट दे रही है. क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ रेंट. दूसरा ऑप्शन, कंपनी आपको रहने के लिए घर ही दे दे. ये हो गया परक्यूजिट और ये होता है अलाउंस. इस अलाउंस को हम बोलते हैं HRA और इस परक्यूजिट को हम बोलते हैं RFA. ठीक है, तो परक्यूजिट्स होते हैं बेनिफिट्स. इसका पैसा आपको सैलरी में ऐड होकर के नहीं मिलता है. ये फायदा मिल जाएगा आपको. जैसे इधर सपोज कंपनी ने आपको खाना खाने के लिए या लंच के लिए अलाउंस दी, तो लंच अलाउंस का मतलब क्या हो गया? आपकी बेसिक पे में आपको 200 या 300 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे खाना खाने के लिए. अगर उधर चले तो कंपनी आपको खुद मील प्रोवाइड करवा रही है कि भाई कंपनी में कैंटीन है, इधर आकर के आप खाना खा लो बैठ करके. आपको मील प्रोवाइड कर रही है, मील के लिए पैसे प्रोवाइड नहीं कर रही है. तो जो कंपनी मील प्रोवाइड कर रही है वो हो गया परक्यूजिट, और जो मील अलाउंस यानी कि लंच अलाउंस दे रही है वो हो गया अलाउंसेस. ठीक है, एक तो कंपनी इधर आपके मेडिकल के लिए पैसा देती है. आप बीमार हो नहीं हो कुछ भी है, आपको मेडिकल अलाउंस के नाम से पैसा दे रही है. हर महीने आपको कुछ पैसा मिल रहा है मेडिकल के नाम से. एक कंपनी आपको हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए कह रही है कि आप बीमार हो, जाओ इस हॉस्पिटल में और अपना ट्रीटमेंट करवा लो. वो हो गया बेनिफिट. ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना बेनिफिट हो गया, और हर महीने जो ये मेडिकल का पैसा दे रही है ये अलाउंस हो गया. ठीक है, ये फर्क होता है अलाउंस और परक्यूजिट्स में. परक्यूजिट होते हैं बेनिफिट. जैसे कंपनी आपको कन्वेंस अलाउंस दे रही है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने का पैसा दे रही है. एक कंपनी ने आपको गाड़ी दे दी, किस पर्पस के लिए? ऑफिशियल पर्पस के लिए, या बोथ पर्पस हो गया, मान लो ऑफिशियल प्लस पर्सनल. गाड़ी दे दी तो परक्यूजिट हो गया, और इधर जहां कन्वेंस का पैसा दे रही है तो वो अलाउंस हो गया. क्योंकि अलाउंसेस सैलरी में ऐड होकर के मिलते हैं, परक्यूजिट्स अलग से बेनिफिट मिलते हैं. रेंट फ्री अकोमोडेशन. ओके, तो देखो इधर perquisite means some extra benefit in addition to amount that may be legally due by way of contract for services rendered. लीगली तो क्या है कंपनी को पे करना? लीगली कंपनी पे करेगी बेसिक पे. बेसिक पे में आपको डीए दे सकती है, क्योंकि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से आपको डीए दे सकती है. एक आधा और कोई अलाउंस दे सकती है. लीगली तो यही है. परक्यूजिट्स देना नहीं देना वो कंपनी पे कोई लीगल कंपल्शन नहीं है, वो कंपनी की मर्जी है. कंपनी अपने एम्प्लॉय को सुविधा देना चाहती है, वो कंपनी की मर्जी है. ठीक है, आज आप पूरा दिन भर नौकरी करके घर जाओगे, घर पे भाई जाकर के खाना वाना पकाओ. इससे अच्छा कंपनी आपको कुक प्रोवाइड कर रही है ताकि तुम्हारा पूरा फोकस काम पे रहे. कुक प्रोवाइड कर रही है कंपनी तुमको, जब तक कि तुम्हारी शादी ब्याह नहीं हो जाते. भाई क्या कर सकता है? नहीं, शादी के बाद भी मिलता है, वो बस एक कहने के लिए. ठीक है, फिर उसके अलावा अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है. रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी इज नॉट अ परक्यूजिट. मतलब अगर कंपनी आपको ऑफिस का काम करने के लिए कोई बेनिफिट दे रही है, जैसे मैंने बोला कंपनी ने आपको कार दी, अगर वो कार केवल इस पर्पस की है कि ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, कई कंपनीज में होती है ना कैब फैसिलिटी. कैब फैसिलिटी मान लो उसका कंपनी चार्ज नहीं कर रही है और आपको कैब फैसिलिटी दे रखी है कि आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस चले जाओ, तो वो तो होली ऑफिशियल पर्पस हो गया. वो टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं होता है. तो वो भी परक्यूजिट ही, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है.
जैसे कंपनी आपको काम करने के लिए लैपटॉप देती है, तो वो जो लैपटॉप होते हैं ना कंपनी के, उसमें आप और कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी और नहीं ओपन कर सकते, उसमें केवल कंपनी का सॉफ्टवेयर ही चलेगा। वो लैपटॉप्स होते ही ऐसे हैं, लॉक लगा रहता है उन पे। तो वो लैपटॉप क्यों मिला? स्पेसिफिकली ओनली ऑफिशियल पर्पस के लिए। तो वो कोई परक्यूजिट नहीं है, उसके आप टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि टैक्स किस पे लगता है? वो अमाउंट जो आपने कमाया है या फिर वो अमाउंट जो आपने बचाया है, क्योंकि इनकम सेव्ड इज इनकम अर्नड। तुम खुद अपना घर खरीदते तो वहां पर पैसा लगता ना, अब वो पैसा तुमने बचा लिया क्योंकि कंपनी ने तुमको घर दे दिया, पैसा बचा लिया तो उस बचे हुए पैसे पे टैक्स लगेगा। ये केवल सैलरी हेड में ही है, इनकम सेव्ड इज इनकम अर्नड, मतलब जो पैसा आपने बचाया वो पैसा अर्न मान लेती है सरकार। समझ आया परक्यूजिट सबको? रेंट फ्री अकोमोडेशन, ऐसा घर जिसमें आपको किराया नहीं देना। ठीक है, हाँ। अब उस घर में कंपनी अगर चाहे तो एक तो आपको खाना पकाने के लिए आदमी दे सकती है, ठीक है, एक आपको गार्डनर दे सकती है, ठीक, हाँ, एक आपको क्लीनिंग, इधर तक समझ आया? परक्यूजिट का मतलब समझ आया? और वो बेनिफिट जो आपको मैंडेटरीली प्रोवाइड करने ही है एम्प्लॉयर को फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, वो टैक्सेबल परक्यूजिट में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपके एम्प्लॉयर ने आपको बाहर घूमने के लिए टिकट करवा दी, वो परक्यूजिट है क्या? घूमने फिरने के लिए आपकी टिकट करवा दी, परक्यूजिट है क्या? वो टैक्सेबल परक्यूजिट है क्या? हाँ, क्योंकि घूमना फिरना ऑफिशियल पर्पस के काम में तो है नहीं ना। इंडिया में घूमने के लिए, इंडिया से बाहर नहीं। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ परक्यूजिट, देखो कितने तरीके के परक्यूजिट्स होते हैं। मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, वही 3 कैटेगरीज जो जनरली हमने अलाउंसेस में देखी थी। सबसे पहला वो परक्यूजिट जो सबके लिए टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। आप किसी भी लेवल पे काम करते हो, आप सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉय हो, आप जूनियर लेवल पे काम करते हो, कुछ भी हो, ये परक्यूजिट की कैटेगरी वो है जो सबके लिए टैक्सेबल है। फिर वो परक्यूजिट्स आते हैं जो सबके लिए एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट फॉर ऑल। और तीसरी कैटेगरी में वो परक्यूजिट्स आते हैं जो टैक्सेबल है ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कौन होते हैं ये भी बता रखा है। तो 3 कैटेगरी, पहला वो परक्यूजिट्स जो सबके लिए टैक्सेबल है, देखना ही नहीं है कौन सा एम्प्लॉय है, सबके लिए टैक्सेबल होगा। दूसरा वो परक्यूजिट जो सबके लिए एग्जेम्प्ट है, और तीसरा वो जो ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है। तो ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफाइड वाले, क्योंकि इसमें ही हमको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, तो हम सबसे पहले करेंगे भी इसी को। परक्यूजिट्स टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, वो परक्यूजिट्स जो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए ही टैक्सेबल होते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? या तो जो साल भर का 50,000 से ज्यादा कमा रहा है, ईयरली 50,000 पर एनम दे रखा है इन्होंने, तो ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड की कैटेगरी में आ गया। पर एनम, ईयर, हाँ, तो ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय इस कैटेगरी में आता ही आता है। ठीक, मतलब अब अगर आप 6,000 से भी कम कमा रहे हो
तो आप फिर इस कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहे हो, बाकी तो बात अलग हो गई। बिल्कुल नहीं करा, करना चाहिए। या फिर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाओगे, ठीक है। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होता है, 50,000 पर एनम या फिर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। लिखवाऊंगी मैं, लास्ट में लिखवाऊंगी, अभी नहीं लिखना आपको, ठीक है। अभी इनके लिए क्या क्या काम का है, मतलब कौन सी अलाउंसेस ऐसी होती है जो ओनली स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है। पहला, मेडिकल फैसिलिटी। दूसरा, लीव ट्रैवल कंसेशन। तीसरा, मोटर कार फैसिलिटी। फिर व्हीकल अदर देन मोटर कार, एजुकेशन, सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फॉर हाउस होल्ड पर्पज। आपका एम्प्लॉयर आपको सिलेंडर दे रहा है, बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है हाउस होल्ड पर्पज के लिए, तो वो भी स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है। फिर आपका एम्प्लॉयर आपको स्वीपर दे रहा है, गार्डनर दे रहा है, वॉचमैन दे रहा है, या कोई पर्सनल अटेंडेंट दे रहा है, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। नहीं, सारी भी मिल सकती है। अब ये मत बोल देना उसमें लास्ट वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ओनली स्पेसिफाइड के लिए कौन आ गया? मेडिकल, लीव ट्रैवल, मोटर, अदर मोटर, एजुकेशन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, और ये स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन या फिर पर्सनल अटेंडेंट। ठीक। अभी इसके अलावा अब पढ़ते हैं वो जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट्स होते हैं। देखना, वो परक्यूजिट्स जो सबके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है, आप स्पेसिफाइड हो, आप नॉन स्पेसिफाइड हो, ये परक्यूजिट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। सबसे पहला, चाय नाश्ता। भाई चाय नाश्ता कोई ऐसा, अगर आपको ऑफिशियल आवर्स में ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स अगर आपको चाय नाश्ता मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। टी स्नैक, लंच, मील नहीं ना, मील इंक्लूड नहीं करा इसमें। एक तुमको चाय पकड़ा रहे हैं या कॉफी पकड़ा रहे हैं, और एक तुमको कुछ छोटा मोटा, भाई जैसे मान लो तुमको हाँ समोसा दे दिया, बेलपूड़ी वगैरह बना करके दे दी, या कुछ भी ऐसा दे दिया, हाँ बिल्कुल वही लगता है, तो उसमें स्नैक्स ही होते हैं। उसमें अगर स्नैक्स है तो एग्जेम्प्ट, बट अगर वो मील है, अक्षी, ठीक है, तो टी और स्नैक आ गया। फिर कोई भी ट्रेनिंग या कोर्स अगर आपको करवाया जा रहा है, जैसे सपोज आपको आपकी कंपनी टैली कोर्स करवाना चाह रही है, या आपको आपकी कंपनी कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड कोर्स करवाना चाह रही है, तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तुम हमको पढ़ा रहे हो, हमको आगे पढ़ना ही नहीं है, तुम पढ़ा रहे हो तो तुम भुगतो, हम क्यों उसको टैक्सेबल करके भुगतेंगे, राइट। तो ये तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए। अगर ये टैक्सेबल होता तो कोई भी लोग कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड नहीं होते एम्प्लॉइज। चलिए आगे। हाँ, अगर कोई भी सामान आपने एम्प्लॉय को बेचा है एट अ कंसेशनल रेट, मतलब एम्प्लॉय से पैसा तो लिया है आपने, अब वो आपका एम्प्लॉय है तो आप जनरली हो सकता है ना उसको कोई वाउचर दे रहे हो। जैसे सपोज आज मान लीजिए आपकी नौकरी लगती है ज़ारा में, ठीक है, आपको ज़ारा का वाउचर मिल गया, तो वो क्यों मिला है? क्योंकि आप वहां के एम्प्लॉय हो, आप उनके लिए काम धाम करते हो, तो आपको उन्होंने गुड्स अगर कंसेशनल रेट में बेच दिए तो इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। कंपनी की पॉलिसी है कि भाई अपने एम्प्लॉयज को कंसेशनल रेट में गुड्स बेचेंगे हम, ठीक है। एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट है, फ्री नहीं होने चाहिए, एट अ कंसेशनल रेट होना चाहिए। नहीं, उतना नहीं होता जनरली। जैसे मान लो आपको 60% ऑफ का, 70, 80, 90% ऑफ का वाउचर दे दिया, 100% ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको कन्वेंस फैसिलिटी अगर दे रहे हैं, कन्वेंस फैसिलिटी काइंड की देखो समझना, जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस, घर से ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर आओ, अच्छे बच्चे की तरह,
और कहीं नहीं जाना इधर उधर, सीधा ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस इधर उधर नहीं डोलना करना। वैसे वर्षा वही वापस भी तो जाओगे। और टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो आने जाने के लिए फैसिलिटी दी जाती है ना, वो भी एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई आपको हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब या कोई भी सिमिलर फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी मेंबरशिप का या आपकी एनुअल फीस जो लगती है अशोका क्लब में, ठीक है, वहां आपकी मेंबरशिप आपके एम्प्लॉयर ने करवाई है, तो आपका जो मेंबरशिप चार्जेस वो दे रहा है या जो एनुअल फीस वो दे रहा है, वो फैसिलिटी भी आपके लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। ये बेसिकली एग्जेम्प्टेड में वो सारे चले गए जो एम्प्लॉय के वेलबींग के लिए सोच करके एम्प्लॉयर देता है, और वो चीजें अगर आप टैक्सेबल कर दो ना, तो एम्प्लॉय वो बेनिफिट लेने के लिए तैयार नहीं होएगा, नहीं मानेगा एम्प्लॉय, भाई मुझे नहीं चाहिए हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब की फैसिलिटी, तुम रखो अपने पास। अब जब एग्जेम्प्ट कर दी तो एम्प्लॉय अवेल कर लेता है इस बेनिफिट को। ठीक है, फिर कोई भी सर्विसेज आपने इंडिया के बाहर रेंडर करी है, जैसे आप इंडिया के हो, इंडिया के बाहर इंडियन एम्बेसी, तो उन लोगों को जो परक्यूजिट्स मिलते हैं उनकी अलाउंसेस तो एग्जेम्प्ट होती है, उनके परक्यूजिट्स भी क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर ने कोई स्पेसिफाइड स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रखा है, स्पेसिफाइड स्कीम मतलब स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका एक साथ इकट्ठा इंश्योरेंस करवा दिया, वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, आपके कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी या इनकी तरफ जो एनुअल प्रीमियम जाता है, ये जनरली एक्सीडेंटल पॉलिसीज उसमें होते हैं जिसमें कोई रिस्की काम होता है, जैसे मान लीजिए आज आप बैंगल्स की फैक्ट्री में जॉब करते हो, तो उधर बहुत रिस्की है वो जॉब करना आपके लिए, तो फिर आपका पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी होता है जिसका एनुअल प्रीमियम एम्प्लॉयर पे करता है, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, कोई मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी एट ऑफिस, ऑफिस में कोई ऐसा वो अलग से एक भाई वो फर्स्ट एड वाला रूम बना रखा है कि इसमें जाओ, तुमको चक्कर पक्कर आ रहा है, दवाई खाओ, लेट जाओ, है ना, बीपी वगैरह नपवाना है तो बीपी नपवा लो, ऐसा, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। फिर आपको अगर कोई जर्नल्स मतलब मैगजीन्स या किताबें पढ़ने के लिए दी जा रही है, कोई आपका ट्रिन ट्रिन पे बात करने का बिल आता है जो, ठीक है, वो बातें बातें करने का बिल भी एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो कोई भी एक्सपेंसेस फॉर टेलीफोन, मोबाइल फोन एक्चुअली इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर। ठीक है भाई, आपका इतने इतने का रिचार्ज आपका एम्प्लॉयर करवा रहा है, बढ़िया है, करवाओ। ठीक है, फिर उसके बाद देखो रेंट फ्री अकोमोडेशन, लेकिन रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या हो गया, वही आरएफए, पर आरएफए हर कैटेगरी वाला नहीं, आरएफए केवल किसका, या तो आरएफए मिला हो जजेस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उनको एग्जेम्प्ट है आरएफए पूरा। ठीक है, या फिर रेंट फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस, किनको, सारी सरकार के लोग, ऑफिशियल्स ऑफ पार्लियामेंट। अभी ये सीएम को सीएम हाउस में रहने को मिलता है, तो वो सीएम हाउस उसके लिए क्या है, आरएफए तो है, आरएफए तो है, परक्यूजिट दे रही है सरकार उसको, बिल्कुल मिलता है, उसके बाजू में ही तो है, आरबीआई गवर्नर को भी मिलता है, मेरे को लगा तुम ये स्टेट के गवर्नर की बात कर रहे हो, उसको भी मिलता है, बाजू में ही तो है, सिविल लाइंस। नहीं, क्यों, वो गवर्नमेंट के अंदर चला जाता है वैसे तो, बट उसको यहां पर नहीं करा, तो उसको ये फैसिलिटी मिल रही है ना, गवर्नमेंट वालों के लिए एग्जेम्प्ट करते हैं क्वार्टर। जब आरएफए अलग से पढ़ोगे ना, तो उसमें गवर्नमेंट वालों के लिए एग्जेम्प्ट कर देंगे, केवल लाइसेंस फी लेते हैं। ठीक है, आरएफए आएगा तब उस पर बात करेंगे ना। ठीक है, एग्जेम्प्ट वाले परक्यूजिट्स याद करके आना।
सैटरडे है कल। थैंक यू।